टॉपिक इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स आप समझते हैं, जैसे ये s ऑर्बिटल है, ऐसे बनाया जाता है। ये p ऑर्बिटल है, ये ऐसे बनाया जाता है। हाँ, d में 5 बनाए जाते हैं। तो ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो कैसे फिल करना है वो ही प्रिंसिपल्स हम पढ़ने लगे हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो अपने आप फिल हो जाएंगे, या कोई रूल्स तो बनाए होंगे ना। तो उसमें सबसे पहला रूल है ऑफ मूव प्रिंसिपल। डेफिनेशन क्या कहती है कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में फिल होंगे जहां पे एनर्जी पहले छोटी है, वहां फिल होंगे। फर्दर गोइंग टू फॉरवर्ड, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स इन द ऑर्बिटल्स आर फिलिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड कैसे फिल्ड होंगे? ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज पे। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई, ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, सबसे पहले वो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को फिल होगा, देन एंटर टू बिगर वन। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ऑर्बिटल छोटा है कौन सा बड़ा है? अब आपको देखो ये चीजें पता है कि आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है। 1s पॉसिबल है, 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1p में n का वैल्यू ये 1 है, और ये p lp है, p है या 1, l को p को 1 बोलते हैं। l के केस में याद है, l का वैल्यू 0 1 2 3, इसको s p d f। तो l का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज l का वैल्यू होता है 0 से n-1, तो इसलिए 1p पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके आप सारे देख सकते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि किसका एनर्जी छोटा है किसका एनर्जी ज्यादा है, जिसे n प्लस एल रूल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? n प्लस एल रूल। शायद पहले भी समझा होगा पिछले वीडियो में, बट नहीं है तो यहाँ देखते हैं कि जैसे आपके पास, आप ऐसे इस ऑर्डर में लिख लें इसको। पहले लिख लें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 7 तक लिख लो। चलते तो सारे ही जाते हैं, बट हमारे सिलेबस में जितना हम उतना पढ़ते हैं। दिस इज 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। और 2p से फिर एक 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 छोड़ के 3d 4d 5d 6d, 6 तक जाना है यहाँ पे। और 3d के बाद ये आ गया 4f 5f। इतना आप कर लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में फिल होते हैं। पहले 1s में फिल होता है, फिर 2s में फिल होता है, फिर 2p 3s में, 2p 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 5s, ऐसे ऐसे इस ऑर्डर में फिलिंग होती है जैसे मैंने बनाया। ये ऑर्डर कैसे आया? दिस इज कॉल्ड n प्लस एल रूल से। n प्लस एल रूल। देखो 1s का एनर्जी ज्यादा है कि 2s का एनर्जी ज्यादा है? 1s के लिए n का वैल्यू और l का वैल्यू और इनका एडिशन। 1s के लिए l का वैल्यू n का वैल्यू 1, और 2s के लिए n का वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं ना, कैसे कर 1s 2s, इसके लिए n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0, तो n प्लस एल कितना आया इसका 1। इसके लिए n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो n प्लस एल कितना आया 2। तो किसका n प्लस एल ज्यादा है? 2s का। तो 2s बाद में फिल होगा, 1s पहले फिल होगा। ये उस ऑर्डर में लगा है। अब जैसे 3s 2p, 3s का n3 l0, तो 3 आया। इसका n2 l1 कितना आया 3, दोनों सेम आ गए। तो इन केस ऑफ टाई हायर वैल्यू ऑफ n
हायर वैल्यू ऑफ n जो होगा वो हाईएस्ट एनर्जी होगी, मतलब उसमें बाद में फिल होगा, इसलिए 3s में बाद में फिल होगा, 2p में पहले होगा, क्योंकि n दोनों में से 3 ज्यादा है, मतलब n 3 का वैल्यू बड़ा है। तो इन केस ऑफ टाई वैल्यू ऑफ n डिसाइड द एनर्जी लेवल। और दिस n+l रूल इज वैलिड ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l रूल नहीं लगता, उसमें 1s का एनर्जी छोटा होता है, 2s 2p का सेम होता है, 3s 3p 3d का सेम होता है हाइड्रोजन के लिए, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है, बाद में लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि n orbital has maximum of 2 electron, n orbital has maximum of 2 electrons, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, एंड दिस मस्ट बी ऑपोजिट स्पिन, एंड these must have opposite spins। कि जैसे ये ऑर्बिटल बनाते हैं ना, ये ऑर्बिटल है, ये s का ऑर्बिटल है, ये p का ऑर्बिटल है, फिर ये d का आ जाता है, तो s p d, तो कहता है ये एक ऑर्बिटल कहते हैं इसे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट स्पिन। इसमें एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इसमें एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसमें एक, और मैक्सिमम 2 से ज्यादा फिल नहीं करने आपने, 3 नहीं आ सकते इस ब्रैकेट के अंदर, 4 नहीं आ सकते, और दोनों के एरो ऊपर नीचे होंगे, कई बुक्स में इसको आप ऐसे भी दिखाते हैं, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हाँ ये इनकरेक्ट है, अगर आप दोनों एरो ऊपर लगा दोगे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। नेक्स्ट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ, ये जो पेयर बन रहे हैं देखो ऊपर आप, यहाँ पे तीन 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 ऑर्बिटल हैं ये, दिस इज कॉल्ड पी एक्स पी वाई पी जेड। उसी तरह ये वाले याद है आपको, डी एक्स वाई डी वाई जेड, वो 5 जो मैंने लिखाए थे वो ये है। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट occur until each orbital until each orbital of a given subshell contains one electron each, और ये भी कह सकते हो सिंगली ऑक्युपाइड, सिंगली ऑक्युपाइड। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो सिंगल सिंगल फिल होंगे, जैसे s के केस में, ये s केस में, ये p के केस में, और ये d है। पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा इसमें, फिर ऐसे होगा, फिर p में जब फिल करोगे तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे नहीं करना, नो, दूसरा इलेक्ट्रॉन रब हो जाओ, हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, ये 3 फिल हो गए, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे। पहला, पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये इसका कहने का मतलब है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये पेपर में डेफिनेशंस आ जाती हैं, और अच्छी डेफिनेशंस लिखोगे तभी टीचर ने नंबर देने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक है हमारा, टॉपिक इसी के अंदर मतलब।
अब ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। मैं यहाँ तक लिख के दिखा देता हूँ आपको। हाइड्रो, इनका सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए डेफिनेटली। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, ये वाले रूल से। इसको दिमाग में याद रख लो, पिक्चर बन जाएगी दिमाग में। 1s 2s, ठीक है, ये वाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा। 1s 2s 2p 3s 3p, सॉरी 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 6p 6d 5f 4f तक आता है आपका। 5d, सॉरी 6 कैसे हो गया, 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। 6f वाला मत लिखो, 6d तक ही कर लेंगे, उसे आगे जाती नहीं है। फिर 7s वाला और 7p, इस ऑर्डर में फिल होना है। पहले 1s, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s ऐसे लिखेंगे। देखो 1s लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ऊपर पावर में आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन, इस पर ऐसे लिखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पावर में। अब एक मिनट होल्ड करेंगे, पावर में 1 आएगा ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1s का ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा होता है, एक s वाला ऑर्बिटल, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ये 1s। अब मान लो अगर H की जगह वो H2 दे देता, है ना, H2 दे देता, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। H1 में एक होते हैं, H2 में दो होंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, एक दो, ऐसे लिखा जाएगा H2 का। हीलियम का 2, तो 1s2, पावर में जो है 2, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। अब लिथियम आ गया 3, तो पहले 1s2। अच्छा याद रखिए, s के ऊपर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, s के ऊपर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। यहां देखो ध्यान से, ये देखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में कितने, दो, p में देख रहे हो आप 6, d में देख रहे हो 14, सॉरी 10, और f में 14। These are the maximum number of electrons in an orbital। तो अब देखिए 1s हो गया आपका 2। अब 1s के अगला क्या है, 2s, तो आगे जाएंगे 2s, और कैसे लिखेंगे इसे, 1s, 2s 1। तो ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, 1s वाला और ये 2s वाला, ऐसे, ये तरीका है। अब मान लो मैंने कार्बन का लिखना है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1s2, फिर 1s के बाद 2s 2s2, ये 2s आ गया, फिर 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p, 2s के ऐसे फिल होते हैं ना, ये ऑर्डर है फिल होने का। तो 1s2 2s2 2p2, और इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, इसको 1s2 2s2, और p में 3 ब्लॉक होते हैं, या 3 ऑर्बिटल्स बोलो ऐसे, तो 2p2 को ऐसे लिखा जाएगा, 1 2। दिस इज 1s 2s 2p। और कई बार आपको ऐसे दिखेगा, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, 2px 2py 2pz, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रही चीजें कैसे हैं। एक नियॉन का करें, देखें,
नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो 1s2, फिर 2s2, इधर देखें 2s के बाद 2p और 3s, 2p6, तो ये तो 10 हो गए पूरे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो 1s2, 2s2, 2p2, 2px2, 2py2, 2pz2, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना x y z, तो उसको ब्रेक करके ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है, उस पर डिपेंड करता है, अदरवाइज दोनों बोथ आर करेक्ट। अब नियॉन को आप रेफरेंस लेंगे, नियॉन को आप रेफरेंस, क्या रेफरेंस लेंगे, जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नियॉन को आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और नियॉन से जो भी आगे, देखो नियॉन से आगे इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होंगे, 3s में, तो नियॉन से आगे जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो 3s से फिल होंगे, 3s कहाँ गया, ये रहा 3s 3p 4s से, 3s 3p 4s, 3s 3p 4s, कैसे, ये मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे। मान लो उसने आपसे कहा फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो एक तो वही वही तरीका जो हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, ये कितने हो गए, 10 हो गए, फिर 3s2 कितने हो गए, 12 हो गए, फिर 3p3 15 हो गए, 3s के बाद 3p आता है, 3s के बाद ये होता है 3p, फिर 4s। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ये क्या है, ये नियॉन की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नियॉन नोबल गैस है, तो इसको आप नियॉन ऐसे लिख के, और आगे ये 3s2 3p3 ये लिख सकते हो। जैसे सपोज क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन इज 17, तो एक तो यही तरीका 1s2, जो पावर में वो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करें, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया, 12, 10, 2 12, 18 हो गए, तो हमें चाहिए 5, इस तरह, या ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है, नियॉन है, नियॉन 3s2 3p5। अच्छा, जहां वो ये देखो ये लास्ट शेल है इसका, आप देख रहे हो लास्ट शेल, इसे बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड एज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नियॉन के बाद आता है आपका आर्गन, AR 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये पूरा सारे फील्ड हो गए, ये पूरे के पूरे, इसको कहते हैं फुल फील्ड हो गए सारे, देखो सारे फील्ड है, ये देखो ये पूरा फील्ड नहीं है, ऊपर वाला क्लोरीन 5 है, एक फील्ड नहीं है, यहाँ सारे फील्ड हैं, देखो मैक्सिमम पी में 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 6 सारे फील्ड हो गए, है ना, तो इसे तभी ये नोबल गैस बन जाते हैं, तो इसको आर्गन ऐसे लिखते हैं। तो आर्गन से आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो आर्गन 3p पे फुल हो गया, 4s से, 4s 3d 4p, 4s 3d 4p, तो आर्गन से आगे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 4s से लिखोगे। तो आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हो, क्या लर्न कर सकते हो, कि नियॉन 10 तक होता है, नियॉन 10 तक होता है, और फिर 3s से स्टार्ट होता है, आर्गन 18 तक होता है, 18 तक होता है, फिर 19वां 4s पे आता है, आप ऐसे याद रख सकते हो इसे। आर्गन के बाद आपका क्रिप्टन आता है, आर्गन के बाद आपका क्रिप्टन आता है, तो क्रिप्टन को आप कैसे लिखोगे, क्रिप्टन 5s से स्टार्ट होगा, क्रिप्टन कहाँ से स्टार्ट होगा, 5s से। अब जैसे आर्गन आपका 18 तक है, क्रिप्टन आपका 36 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, आर्गन का 18, और इसका क्रिप्टन का 36,
ओके, देन उसके बाद आता है जीनॉन। जीनॉन जीनॉन कहां से स्टार्ट होगा? 6s से। जीनॉन कहां से स्टार्ट होगा? 6s से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिख जाएगी आपको। 3s से आगे फिल कहाँ करोगे वो आपको वही टेबल से ही पता लगेगा, है ना। 3s, या आप इसको ऐसे भी याद, आगे भी याद रख ही सकते हो कि जो 3s तक नियॉन तो हो ही गया है, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा याद रख लो। 3s 3p चलता है, 3s 3p चलता है। और आर्गन में आपका चलता है 4s, और कहाँ तक चलता है ये? 3d तक। 4s, ये वाला देख ले तो यहाँ पे देखो, ये देखो 3s तक चला। और आर्गन 4s से स्टार्ट हो रहा है। 4s से अगला क्या है? 3d। 3d 3d और 4p तक जाएगा। 3d और 4p, 3d 4p। और 5s वाला क्रिप्टन का, जो क्रिप्टन है आपका 36 वाला, इसको भी आप याद रख सकते हो। ये आपका जाएगा 4d 6x के बाद देखो कहाँ पे, यहाँ पे 6x के बाद है 4d। 6x के बाद ये रहा आपका, देखो ये रहा, ये यहाँ तक आपका फिल हो गया। एक मिनट होल्ड ना, मुझे एक कॉल। देखिए ठीक है, वैसे यहाँ तक आप उसे याद रख लो। ओके, तो क्रिप्टन जिनॉन का तो खैर इतना पहुंचेगा नहीं हमारा, इतना भी याद रख लोगे आप, काम चल जाएगा हमारा। और अगर कुछ नहीं पता लग रहा, नो इश्यू, अगर ये लर्न नहीं होगा डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये याद रखना पड़ेगा आपको बस, टेबल, ये टेबल याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, डोंट वरी। फिर भी याद रख लो तो वेल एंड गुड है, बट एज सच मैं ये कहूँ कि आप इसको याद नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला नहीं आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते लिखते आप यहाँ पहुंच जाते हो, इसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्सेप्शनल्स, इसमें एक्सेप्शनल्स बहुत आती हैं। तो पहली एक्सेप्शनल जो यहाँ पे आपको दिखेगी, वो दिखेगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 24 एटॉमिक नंबर, दैट इज क्रोमियम। एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए जनरली क्रोमियम की कैसे लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड रूल है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। 1s से ही चलते ताकि दिक्कत ना हो। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2, फिर 3d आएगा, कितने हो गए? 2 4 10 12 6 18 और 2 22। फिर 3d आता है, दैट इज 2 4 10 12 6 18 19 20 4 24। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी ऊपर रूल बताया 1s 2s इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की। देखो ना 4s 3d, 4s पहले फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा, क्योंकि 4s का n क्या है 4, l क्या है 0, n प्लस l कितना हुआ इसका 4, 3d का क्या हुआ n3 l2, तो n प्लस l कितना हुआ इसका 5, तो 3d बाद में फिल होगा। लेकिन ये इसकी रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रॉन्ग है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी है 1s2, ये तो सेम ही रहेगा 3p6। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है, तो इसको लिखा जाता है ऐसे 4s1 3d5। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है। रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका, रीजन देना है। अब देखो केमिस्ट्री में क्या कि हमने एक्सपेरिमेंट पहले कर रखे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स से हम रिजल्ट देखते हैं, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम अपनी थ्योरी बनाते हैं, और कई बार हमारी थ्योरी वो चेंज हो जाती है, तो वहां पे हम उसकी रीजनिंग देते हैं।
तो आप कहो कि सर ऐसा इसी में ही क्यों हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा, तो उसकी आपको रीजनिंग दे सकते हैं हम। ओके, तो इसका रीजन है एक्सचेंज एनर्जी लेवल, ये करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी लेवल, जिसमें ज्यादा एक्सचेंज होते हैं, जिसमें जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतना वो स्टेबल होगा, जितना कम एक्सचेंज होगा उतना कम स्टेबल होगा। जैसे कि देखो, मैं आपको पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बना के दिखाता हूँ। 4s2 3d4 का है। पहले इस वाले का देखते हैं हम क्या होगा। 4s2 और 3d4, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। ओके, रादर हम 3d वाले को ही देखेंगे बस। एक्सचेंज देखो, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से आपस में कितना एक्सचेंज कर सकते हैं, वो देखने कहने का मतलब है कितने एक्सचेंज करेंगे। देखो, ये आपस में एक एक्सचेंज हो सकते हैं। एक्सचेंज मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, तो एक एक्सचेंज हो गया। ये वाला इसके साथ भी एक्सचेंज करता है, एक और एक्सचेंज। ये वाला इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, एक और एक्सचेंज। अब ये तो हो गया, यहां तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो एक्सचेंज होगा ही नहीं। अच्छा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, एक और एक्सचेंज। ये दोनों आपस में कर सकते हैं, एक और एक्सचेंज। अच्छा, ये दोनों आपस में कर सकते हैं, एक और एक्सचेंज। तो कितने एक्सचेंज हो गए? 6 एक्सचेंजेस हो गए। 6 एक्सचेंजेस हो गए। कितने हो गए? 6 एक्सचेंजेस। तो ये हो गया आपके 6 एक्सचेंजेस। अब इसकी देखो 3d5 की, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5। अब एक्सचेंज गिनो कितने, 1 2 3 4, 4 एक्सचेंज तो ये हो गए। 1 2 3, 3 एक्सचेंज ये हो गए। फिर ये आपस में एक, यहाँ एक्सचेंजेस, यहाँ इसके 3d5 के एक्सचेंज गिनो। मैं बोल रहा हूँ 3d5 के एक्सचेंज गिनो, कितने? 1 2 3 4। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने इन चारों के साथ एक्सचेंज कर ली अपनी पोजीशन, ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, ऐसे करके। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने 3 एक्सचेंज करे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने 2 के साथ एक्सचेंज करे, और इसने 1 के साथ। कितने एक्सचेंज हो गए? 10 एक्सचेंज। तो जिसमें ज्यादा एक्सचेंज हो सकते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। जिसमें ज्यादा एक्सचेंज होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो ये वाली हम स्टेबल मान के चलते हैं। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। दैट्स व्हाई क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दिखेगा, और ये एक्सेप्शनल है, तो इसीलिए ये पेपर में भी आता है। ओके, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। इसका 24 एटॉमिक नंबर है, तो 24 आर्गन 18 होता है। सीधा ही लिख सो, आर्गन 18 हो गया, 4s1 3d5, सीधा लिख। अच्छा, अब कई बुक्स में या जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करके भी लिखा जाता है। ऐसे उल्टा मतलब 3d को पहले लिखा जाता है, 4s को बाद में लिखा जाता है। तो कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ है। बस लिखने का तरीका ये आगे पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि ये थर्ड शेल जो है ना, ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल पहले आता है और फोर्थ शेल बाद में आता है ना। 1 2, थर्ड शेल पहले आएगा, फिर फोर्थ में आएगा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग जो है वो 4s में पहले होती है, 3d में बाद में होती है। थर्ड शेल पहले आता है, फोर्थ शेल बाद में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होता है, फिर 3d में फिल होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो इसको आगे पहले इसको लिखा जाता है 3d को, फिर 4s को लिखा जाता है। एक और एक्सेप्ट, मैं एक बार ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम। देखिए, आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये मैंने एक प्रिंसिपल बताया था आपको। मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। इसके अकॉर्डिंग चलनी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दिमाग में रखिए आप। तो 1s2 2s2 2p6, ये बता दिया मैंने वो वाला रूल। 1s इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल, 2s 2p, 3s 3p 3d, ऐसे फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आ गया। ये अब देखिए ये कितना बन गया आपका, 2 4 10 12 18, 18 बन गया। अब इसके बाद आपका 3p के बाद क्या आता है? 4s 4s2, कितना हो गया?
20, फिर 3d4, 24, ये आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी। लेकिन ये ट्रू नहीं है, मतलब होती ये है पर स्टेबल नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल ये वाली होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है 3d5। ये याद रखना। रीजनिंग मैंने इसलिए दी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे क्यों है, रीजन है क्योंकि ये इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में और इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो डीजनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो है इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। जैसे 3d4, 3d4 को चेक करें, इसमें एक्सचेंज कितने कर सकते हैं आपस में, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ये रहे, कितने एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आपस में आपस में एक्सचेंज, मतलब ये इसकी जगह ले ले, ये इसकी जगह, एक एक्सचेंज, 2 3, 3 एक्सचेंज ये कर सकता है, ये कितने कर सकता है, 1 2, 2 एक्सचेंज ये कर सकता है, ये कितने कर सकता है, 1, तो टोटल 6 एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में। लेकिन अगर आप 3d5 में देखें तो 1 2 3 4 5 कितने एक्सचेंज होंगे, 1 2 3 4, 4 ये कर सकता है, ये 1 2 3, ये 3 कर सकता है, ये 2 और वो 1, 10 एक्सचेंज। तो जिसमें एक्सचेंज ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ये लिखेंगे। नहीं जी, नहीं जी, जो एक्सेप्शनल्स हैं वही याद रखनी है आपको, सारी नहीं याद रखनी, ओनली एक्सेप्शनल्स। एक्सेप्शनल्स में आपको फर्स्ट 30 में ही याद रख लो, दैट इज क्रोमियम 24, एक क्रोमियम 24, एक आपकी 29 कॉपर, बस ये दो याद रख लीजिए आप, ये दो याद रख लीजिए आप, दैट्स इट, उसके अलावा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक आपके पास जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड मतलब जैसे दो का पेयर बनता है एक, है ना, तो जहां दो का पेयर नहीं बना उसे आप क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं, वो मेटल्स होते हैं विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, विच अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स मैग्नेट। जैसे कि आयरन, आयरन को अगर हम मैग्नेट के बीच में रखें वो अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो उसका रीजन ये है कि आयरन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, 26 आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अनपेयर्ड देखो कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 3d, ये हो गया 10 6, 10 12 18 20 26। अब देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6 है यहाँ पे आपके सामने, देखो 3d लास्ट वाले में देखना, पूरे नहीं, ये तो पेयर्ड है सारे, देखो ये देखो बस 3d6, 3d वाला देखो 1 2 3 4 5 6, ये सारे अनपेयर्ड है, इसको अनपेयर्ड बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन अनपेयर्ड होना चाहिए, मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा कम का नहीं है, अनपेयर्ड होना चाहिए। और जो अनपेयर्ड नहीं होते, जिसमें जिसमें नो अनपेयर्ड, जिसमें नो अनपेयर्ड, उसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है जिंक, जिंक का ले लो एग्जांपल, जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो ये डायमैग्नेटिक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही चलेगा, देखो ऊपर वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10 हो जाएगा, है ना, तो देखो ये सारे पेड़ हो जाएंगे ना 3d 10 में, सारे के सारे पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे पेड़ हैं, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक। देखिए क्वेश्चन, देखिए कुछ जो आपके क्वांटम नंबर के बेसिस में, पहला क्वेश्चन देखें, एन इलेक्ट्रॉन इन अ 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल पे है इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा उसने आपसे, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर एल एन एम सो कैन इट हैव 4f, 4f के लिए ये वाला जो नंबर होता है ये n होता है,
ये होता है एल, लेकिन एफ क्या होगा, एस पी डी एफ, 0 1 2 3, एफ होगा 3। एंड एम, एम का वैल्यू मैटर करता है एल पे, डिपेंड करता है एल पे, वो कितना होता है माइनस एल से प्लस एल। ओके, तो वो होता है -3 से +3, दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3। और एस का वैल्यू तो याद रखें एक ही होता है बस, प्लस माइनस हाफ। एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ ही होता है, क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका एक ही वैल्यू होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। हाँ हाँ, हमेशा इसके दो ही आंसर्स होंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो एम का वैल्यू भी आपका ये हो जाएगा। राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स NLM फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। 3D, देखो पहले 3D को देखो, तो n का वैल्यू तो 3 हो गया, l का वैल्यू क्या हो गया d, d नहीं लिखेंगे, रादर d की जगह क्या लिखेंगे, SPD 2, d के लिए 2। अब m का वैल्यू क्या है, अब देखो जनरली ना जो मैंने आपको d के बताए थे, dx² - y², dxy, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बताए थे। तो अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू करेगा -2 से +2, -2 -1 0 1 2, ये 5 होंगे। ये 5 होंगे। तो जनरली x² - y² को प्लस वाली वैल्यू ली जाती है जनरली, बट ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, पर जनरली आप इसको +2 लेके चलेंगे। मैं सारी वैल्यूज बता देता हूँ। अब जैसे कि आप ये वाला लो, सेकंड पार्ट लो, 4D है तो n का वैल्यू 4 हो गया, l का वैल्यू क्या हो गया 3। अब ये आ गया z², z² के लिए m का वैल्यू 0 होता है, dz² के लिए m का वैल्यू 0 होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होंगे ना इसके, ये होता है। बट ऐसा मैंने कहा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि ये होगा, तो आप उसको जनरली याद रख लो। एक्स वाई के लिए अगर जैसे थर्ड पार्ट है आपका 3D XY, 3D XY, तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू SPD 2, तो dxy का वैल्यू, dxy का वैल्यू आपका -2 होता है xy के केस में। ठीक है, आप सारे भी लिख दोगे, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर आप dxz का लिखोगे तो वो +1 होता है। 2pz, 2pz वाला आपका देखो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, pz, p 3 होते हैं, px py pz। ओके, तो px py pz, pz के लिए आप m का वैल्यू 0 ले लेते हैं, बट वो तो d का आ गया ना, ये तो p का है, p के 3 होते हैं। तो अगर ऐसा करो कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप उसको सारी वैल्यू लिख दो, pz का, z के लिए 0, x के लिए +1, y के लिए -1, ऐसे। तो ऐसा कोई आइडिया हार्ड है, ये आपसे नहीं पूछेगा ये चीज, पर्टिकुलर एक्स वाई की वैल्यू, ये ध्यान रखना। ओके जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूजिंग SPDF नोटेशन, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स। n अगर 2 है L1 है, n2 है L1 है, n2 L1, तो ऑर्बिटल ऐसे लिखा जाएगा 2, l के लिए 1 के लिए क्या लिखा जाता है p, तो ऑर्बिटल हो गया 2p। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है N4L0, क्यों नहीं हो सकता, N4L0, वाई नॉट, L का वैल्यू 0 से n-1 नहीं होता, तो 0 से 3 आएगी L की वैल्यू, 0 से 3 होनी चाहिए L की वैल्यू। तो ये लिखा जाएगा 4, इसके लिए S, तो 4S। N5L3, N5 N5L3, तो 5SPD, 3 के लिए D, बार बार वही चीज लिख रहा हूँ, SPD, S सॉरी, S 0 1 2 3 F, 5F।
4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। n2 l2 नहीं हो सकता, n और l तो पॉसिबल ही नहीं है सेम। l हमेशा 0 से n-1 होता है, बराबर होता ही नहीं n के। n2 l1 m-1 ऐसा ये पॉसिबिलिटी है। n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 1 हो सकता है, l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 से +1 नहीं होगा, तो m का वैल्यू हो सकता है। n2 l0 m0 s0 ये हो सकता है, यस n2 है, l का वैल्यू क्या होगा 0 से 1, 0 से 1। और अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी 0 होगा, l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 0 1, तो 0 भी हो सकती है m की वैल्यू। s अच्छा s ये गलत है, s0 नहीं हो सकता, s तो इधर +½ या -½ नहीं, n का 2 l1 m2 ऐसा m2 l का वैल्यू अगर 1 है, l का वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा पार्ट है ये आपका 4th, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि m का वैल्यू वेरी करता है -l से +l, दैट इज -1 0 1, तो 2 कैसे हो जाएगा, तो इसलिए 4th पार्ट भी नॉट पॉसिबल। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबशेल विद n3 l2, n3 ले लो तो l का वैल्यू का आएगा 0 1 2 है ना, तो अब m का वैल्यू क्या होगा, इस केस में 0 होगा m का वैल्यू, इस केस में -1 0 1, इस केस में -2 -1 0 1 2, ये तो कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 ऑर्बिटल्स। सेम इसके केस में निकाल लोगे आप, एक जैसे n4 l ये करो n5 l2 n5 l, हाँ l के बेसिस पे ही होगा वो, तो 2 है तो m का वैल्यू -2 से +2 होगा, फिर 5 आगे, एवरी आंसर इज 5 फॉर ईच केस। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। अब आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है। पहले देखो कॉपर की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 12 18 20 24, ये लिखते थे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन क्या होगा एक्चुअल में करेक्ट क्या होती है, ये इनकरेक्ट वाली है ना, करेक्ट में क्या होता है, यहाँ 5 यहाँ 1, कॉपर की बताई थी मैंने आपको, सॉरी कॉपर ही है ना ये, क्रोमियम, हाँ क्रोमियम एंड कॉपर की तो 3d9 थे, ये क्रोमियम की करा रहा हूँ मैं पहले आपको, दिस इज क्रोमियम इज 24, कॉपर एक मिनट, क्रोमियम की है 20, क्रोमियम का 24 होता है ना, कॉपर का 29 होता है, तो मैंने 24 की लिखी है, 8 ये 10 हो गया, 12 18 19 और ये 24, ये हो गया। अब यहाँ से अब हमने क्या लिखना है, क्रोमियम की करा रहा हूँ मैं, +3 है, +3 का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना यहां से नहीं निकलेंगे, 3 से आउट सबसे बड़े शेल से निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करते हो तब इलेक्ट्रॉन फिल पहले यहां पे होते हैं, फिर लास्ट में 3D में होते हैं। फिलिंग के टाइम पे 4s पहले फिल होता है और 3D बाद में होता है, लेकिन अगर आपने यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्रोमियम +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, यहां से नहीं निकालने अपने बाहर से, आउटर शेल से निकालने, सबसे आउटर शेल मतलब जो बाहर हुआ, चौथा तो बाहर होगा ना थर्ड से, हालांकि फिलिंग पहले होती है लेकिन है बाद में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 2 यहां से, तो ये क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत, हाँ लिखने का ऐसा है, एक यहां से निकल गया, 2 यहां से निकल गया, क्या बचा 3d3, नहीं वही मैं बता रहा हूँ ना, यही तो समझा रहा हूँ आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन पहले 4 से निकलेगा, एक यहां से निकल गया, बचे कितने, 2 और बचे, 3 निकालने, 2 यहां से निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आउटर शेल 4th बड़ा शेल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, एक यहां से निकल गया, 2 यहां से निकल गया,
4s एनर्जी लेवल छोटा है ना उसका, 4s का एनर्जी क्या है, n प्लस एल रूल क्या है, 4 प्लस 0 4, 3d का क्या है 4 प्लस 2 6, तो ये इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होते हैं, लेकिन फिल इसमें बाद में होते हैं लेकिन निकलते 4s से बाहर है। ये ऐसे है कुछ शेल, मतलब अगर मैं हाइपोथेटिकली डायग्राम बनाऊं आपको, मैं बना देता हूँ, ये ऐसे है 1 2 3, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ये मान लो 3 थर्ड शेल है, इसके अंदर 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, और ये वाला आपका 4s है, 4p है, 4d भी है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करने लगे तो 3s फिल हो गया, 3p फिल हो गया, 3p के बाद 3d नहीं फिल हुआ, 4s फिल हुआ, फिर 3d फिल होता है क्योंकि n प्लस एल रूल कहते हैं। तो ये थर्ड शेल बाद में फिल होता है, फोर्थ शेल पहले फिल हो जाता है 4s। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो आउटर शेल से निकलता है, बाहर वाले से, पहले अंदर वाले से नहीं निकलेगा, अंदर वाला न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा हुआ। तो फिलिंग इज डिफरेंट और उसमें से निकालना इज डिफरेंट, ये दिमाग में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से पहले निकलेगा, फिर यहां से निकलेगा बाकी जो बचेंगे। अब जैसे क्रोमियम का ये हो गया, अब कॉपर का बताता हूँ। जैसे आपको कॉपर इज 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही आएगा 1s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, करेक्ट ये वाली है 4s1, 3d10। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर का। अब आपने इसमें से कॉपर हमने किसकी निकालनी है, कॉपर +2 की निकालनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले आउटर शेल से निकलेंगे, यहाँ से 4 से निकलेगा पहले, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 3d9, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मान लो 4s साथ में 5 भी आ जाता कुछ, तो पहले 5 से निकलता, फिर 4 से, फिर 3 वाले से,